हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। जैसे पीछे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़े थे, तो आज एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन में देखिए होता क्या है, नाम से आपको समझ में आना चाहिए। एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है कुछ निकलेगा। क्या होगा भैया? कुछ निकलेगा, एलिमिनेट होगा। तो कुछ ग्रुप निकल करके एक नया प्रोडक्ट तैयार हो, तब उसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसे होगा? जैसे एक देखिए, मान लीजिए इस तरीके का एक कंपाउंड है, ये दोनों मान लीजिए निकल गया, एक्स वाई निकल गया, और हमारा क्या हो गया प्रोडक्ट? ये बन गया एल्कीन। जो एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा? एल्कीन। तो एक ग्रुप निकला, ये निकला, दोनों निकले, एलिमिनेट हुए, नया प्रोडक्ट बना एल्कीन, तब उसको कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल है कि भैया ये एक है एक्स, मान लीजिए कोई एक वाई ग्रुप रिमूव होकर के नया प्रोडक्ट बन जाए, तब उसको कहेंगे कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। देखिए आप लोग एडिशन रिएक्शन पढ़े होंगे। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन का ये क्या है? रिवर्स रिएक्ट है ना, रिवर्स। ये ऐड इसमें हो जाता तो ये बॉन्ड टूट करके एक एक्स जुड़ जाता, एक तरफ वाई जुड़ जाता, तो एडिशन रिएक्शन। इसका उल्टा अगर इधर से हुआ तो क्या कहेंगे? एलिमिनेशन। तो एडिशन रिएक्शन का रिवर्स है कौन? एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा चीज देखिए, यहां क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, दो सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। दो सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है? टूट रहा है। ठीक है, टूट रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, और बन कितना रहा है? एक सिग्मा बॉन्ड ये यहां पे था, एक सिग्मा बॉन्ड यहां पे है ना, एक सिग्मा बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब दो सिग्मा टूटा है तो एक पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या जानते हैं आप लोग कि सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल। सिग्मा बॉन्ड जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबल से किसकी तरफ बढ़ रहा है? वो अनस्टेबल की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हमको मेहनत करना पड़ेगा। भाई कोई भी सिस्टम क्या होता है? अपनी स्टेबिलिटी की तरफ रहना पसंद करता है। हम क्या करेंगे? इसको जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप उधर जाइए, और जबरदस्ती करने के लिए क्या होगा? हमको कुछ ऐसा कंडीशन देना पड़ेगा, और वो कंडीशन क्या होगा? टेम्परेचर। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे, 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे क्या करना पड़ेगा? इस रिएक्शन को प्रोसीड कराना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन होगा। तो हमको जब बाहर से टेम्परेचर लगाना पड़ रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग कैसा रिएक्शन कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जानते हैं आप लोग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो टाइप का, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे। तो एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि आपको टेम्परेचर क्या हो? बाहर से लगाना पड़े, और एक्सोथर्मिक मतलब रिएक्शन से टेम्परेचर निकले, बाहर निकले हीट के, तो उस तरीके के रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और यहां क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि स्टेबल से ये अनस्टेबल की तरफ बढ़ रहा है। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, प्रोडक्ट को। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन सिंपल क्या है? दो ग्रुप रिमूव होकर के एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? अब हम लोग देखते हैं कि इसका एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कैसे रिएक्शन होगा। देखिए, मान लीजिए ये एक प्रोडक्ट है, CS सबस्ट्रेट है, CH3C, यहाँ H है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए X है, कोई भी हैलाइड है। ठीक है, और इसको CH2 कर देते हैं। ठीक, ये यहाँ CH। ठीक, क्लियर? फिर इसका रिएक्शन हम लोग किसी वीक बेस से रिएक्शन कराते हैं, और टेम्परेचर थोड़ा रखेंगे। ये ध्यान रखें, टेम्परेचर वाला बताया ना रीजन क्या। ठीक, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा यहाँ से क्या होगा? ये HX रिमूव हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन प्रोडक्ट मिल जाएगा, और हमारा HX क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, और कितनी टाइप्स का रिएक्शन होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, पहले उसके बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी मैकेनिज्म, हर एक पर्टिकुलर टाइप के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो रिएक्शन होता है और क्या मैकेनिज्म है उसका। आइए देखते हैं। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन, पहले तो अभी हम लोग जब ये देख रहे थे, जो अभी रिमूव हुआ, तो CH3CH था ना, यहाँ पे मान लीजिए ये X था, यहाँ ये मान लीजिए ये H था। ठीक है, यहाँ से X रिमूव हो रहा है, तो ये मान लीजिए ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो ये कौन सा एलिमिनेशन हुआ? अल्फा
बीटा एलिमिनेशन, ज़्यादातर आपको भी सिलेबस में यही पढ़ना है। अल्फा गामा एलिमिनेशन जो होता है उसमें साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो उसको बाद में पढ़ते हैं। अभी अल्फा बीटा एलिमिनेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन का जब चर्चा करते हैं तो वहां पे तीन तरीके के आपको रिएक्शन निकल कर आते हैं। एक इवन रिएक्शन, E2 रिएक्शन और इवन CB रिएक्शन, ठीक है। इवन रिएक्शन, E2 रिएक्शन, इवन CB रिएक्शन। देखिए दोनों में क्या होता है, इवन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे जब सबस्ट्रेट लिए थे इस तरीके से, ठीक है, ये H था, X था, तो जब पहले X निकले, X माइनस के फॉर्म में निकलेगा, क्या बनेगा तब कार्बोकेटायन, ठीक है। तो पहले X निकलेगा, पहले कार्बोकेटायन, फिर उसके बाद वीक बेस आएगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और हमारा एल्कीन प्रोडक्ट, तब उसको हम लोग कहेंगे इवन रिएक्शन, मतलब एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्यों यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है, अभी इवन को इलेबोरेट करेंगे तब क्लियर करेंगे। यहां देख लीजिए क्या होता है इवन में, E2 में क्या होगा, दोनों साथ में रिमूव होगा, H और X क्या होगा, दोनों एक ही स्टेप में रिमूव होकर के एल्कीन प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा इस E2 रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इवन CB में क्या होता है, ये है प्रोडक्ट X, यहां से H पहले बाहर निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो जो क्या बनेगा, कार्बोनियन बनेगा, ठीक है। अब CB का मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। तो इसे देख लीजिए, आप लोग ब्रॉन्स्टेड लोरी डिफिनीशन पढ़ेंगे, H प्लस डोनेट करता है तो एसिडिक नेचर का हुआ, और ये H प्लस डोनेट करने के बाद जो नेगेटिव स्पीसीज बनाता है वो उसका क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। इसीलिए इस मैकेनिज्म को कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म कहते हैं, कि कॉन्जुगेट बेस पहले बनाएगा, फिर उसके बाद यहां से X क्या होगा, यहाँ X है, ये X बाहर निकलेगा और एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इवन वाला जो है उसमें पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, फिर दूसरे स्टेप में H निकल करके एल्कीन बनेगा। E2 रिएक्शन है, इसमें दोनों सेम स्टेप में रिमूवल होगा। इवन CB रिएक्शन में क्या होगा, पहले H निकलेगा, कार्बोनियन बनेगा, जिसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, फिर वहां से X निकल करके हमारा क्या पड़ेगा, प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन। क्लियर है सबको? चलिए अब इवन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए इवन रिएक्शन, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि इवन रिएक्शन में क्या होता है, पहले X निकलेगा, क्या निकलेगा, पहले X निकलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा हमारा कार्बन। देखिए चलिए इवन रिएक्शन का चर्चा करते हैं। देखिए ये क्या है, एक सबस्ट्रेट है, यहां से क्या होगा, X निकलेगा, इवन रिएक्शन में पहले बताया ना, X निकलेगा, CH, यहां से X निकला, इस पर पॉजिटिव चार्ज, फिर CH2, यहां H आ गया, मतलब ये CH3 है, हम इसको रखें ऐसे तरह से। देखिए ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना है ना, ठीक है। अगर अब देखिए कंडीशन याद रखिए कि अगर हो सके, अगर इसमें पॉसिबिलिटी हो, कोई हाइड्राइड शिफ्ट करके, मिथाइल शिफ्ट करके, फेनाइल शिफ्ट करके अपने से ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट गेन कर सकता है, अगर पॉसिबिलिटी है तो वो पॉसिबिलिटी की तरफ जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि स्टेबिलिटी नहीं, तो एज सच रिएक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या है कि अब इधर कहीं भी जाएगा तो इससे कम स्टेबल बनेगा, तो ये यहीं पर रहेगा। अब यहाँ कोई वीक बेस आएगा, जैसे वीक बेस में एक मान लीजिए हम CH3OH ले लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल, तो H यहाँ से क्या करेगा, वो H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हीट ले लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, दो तरीके का प्रोडक्ट बनता है, हमें बताते हैं, पहले इसके बारे में, एलिमिनेशन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ CH3 CH, यहाँ से एक H, चाहे इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, दोनों सेम प्रोडक्ट बनेगा, तो ये एल्कीन बनेगा, ठीक। अब क्या है, अगर मान लीजिए ये टेम्परेचर हम लोग नहीं ली, कम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, तो ये जो CH3OH है, यहाँ से क्या होगा, CH3O- के फॉर्म में आएगा, न्यूक्लियोफाइल, इससे अटैक करके ये इस तरीके का प्रोडक्ट बनाने लगेगा, ठीक है।
ये एसएन प्रोडक्ट होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, जैसे पिछले रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे। तो हमेशा टेम्परेचर जब हाई रहेगा तभी एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा, लो टेम्परेचर रहेगा तो ये मेजर प्रोडक्ट। ऐसे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, ये माइनर बनेगा। पर अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो ये मेजर बनने लगेगा, ये माइनर बनेगा। क्लियर है? एलिमिनेशन रिएक्शन, इवन रिएक्शन हमेशा क्या होता है, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। मतलब एक्स जो है, जैसे एक्स की जगह पे क्या हो सकता है, कोई भी Cl, Br, I या इवन OH, ये OH भी होता है, H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाए। तो ये सब है, पहले ये रिमूव होगा, चूंकि ये जो भी एक्स है वो माइनस के फॉर्म में रिमूव होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। अगर कार्बोकेटायन में पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो सके, स्टेबल की तरफ बढ़ सके, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए दौड़ेगा। अगर नहीं पॉसिबल है तो वो कुछ नहीं, शांत रहेगा और वीक बेस आएगा। ठीक है, वीक बेस कोई लिए जैसे मिथाइल अल्कोहल, वो वहां से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, 20 का क्वालिटी है, H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एल्कीन प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है? तो इवन रिएक्शन। अब जैसे देखिए क्या स्टेप, अगर हम RDS की बात करते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट की, तो रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे, ठीक है, किसके, सबस्ट्रेट के। सबस्ट्रेट के क्यों होता है, जब हम लोग पहले स्टेप की बात करते तो स्टेप 1 क्या था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वहां पे क्या बन रहा था, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, वो किससे बनता था, सबस्ट्रेट से। वहां बेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो बेस के कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता, केवल और केवल सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं भैया, यूनिमॉलिक्यूलर। क्लियर है सबको? तो इस वजह से इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब देखिए ये इस वजह से इसका क्या नाम है, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे केवल डिपेंड करता है। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, वही स्टेप हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये आप दिमाग में हमेशा रख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसके रिएक्टिविटी को। कुछ फैक्टर्स होंगे जो कि रिएक्टिविटी को क्या करेंगे, इसके अफेक्ट करेंगे, कि भैया क्या होगा फैक्टर, क्या क्या चीजें ऐसी होंगी जो रिएक्टिविटी को स्लो कर दे या फास्ट कर दे। तो देखिए क्या है, जैसे ये रिएक्शन था, यहां से एक्स था, इस तरीके से सबस्ट्रेट था और एल्कीन बन रहा था। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे एक सबस्ट्रेट, पहला सबस्ट्रेट कैसा होगा, भाई जो सबस्ट्रेट है ये किस तरीके का होगा तो बनेगा। तो हमेशा सबस्ट्रेट, जैसे अगर हैलाइड की बात करें, एल्काइल हैलाइड की बात करें, तो जो टर्शरी हैलाइड होगा वो सबसे ज़्यादा फास्टर होगा इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी, इन कंपेरिजन टू फॉलोड बाय प्राइमरी। तो सेकेंडरी सबस्ट्रेट हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें से क्या बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, प्राइमरी। अब जानते हैं टर्शरी कार्बोकेटायन क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो हमेशा ये टर्शरी वाला। या आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो कार्बोकेटायन बनेगा, जैसे एलाइलिक कार्बोकेटायन हो गया, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन हो गया, या कोई भी एरोमेटिक सिस्टम आ जाए उसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, तो वो किसी भी कंडीशन में जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उस सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी फास्टर होगी। तो कार्बोकेटायन जितना स्टेबल बनेगा, उस सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी फास्टर होगी। और अगर हम एल्काइल हैलाइड की बात कर लेंगे तो वहां टर्शरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा। अब दूसरा देख लेते हैं कि लिविंग ग्रुप, ये एक्स है, ये जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप, ये का नेचर कैसा होगा। तो अगर हम बात मान लीजिए दे दिए आई बिहार, एक ये तो यहां से अगर ये निकलेगा तो टर्शरी कार्बोकेटायन सब बनाएगा ना। पर क्या कौन ज्यादा लिविंग ग्रुप मतलब क्या निकलेगा, तो कौन तेजी से निकलेगा इस पर डिपेंड करेगा इसकी रिएक्टिविटी। ये आई जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है। आई का कैरेक्टर क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप है, बड़ा मॉलिक्यूल है इसके, तो ये तुरंत क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा। ये थोड़ा स्लोअर होगा और ये सबसे स्लो, तो आई तुरंत निकल जाएगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगा, फास्टर होगा। तो आई इज बेटर लिविंग ग्रुप देन Br फॉलोड बाय क्लोरीन। ठीक है, लिविंग ग्रुप हो गया। अब हम लोग कब से चर्चा कर रहे थे, वीक बेस। वीक बेस लेते हैं यहां ना,
अभी चर्चा की कि वीक बेस लेते हैं। अब ये वीक बेस क्यों लेती है, वाई नॉट स्ट्रांग बेस, वाई नॉट स्ट्रांग बेस? भाई जो स्ट्रांग बेस होगा ना तो ये इनके निकलने का वेट नहीं करेगा, बहुत तेज होता है, बहुत चतुर है, बहुत मजबूत है, ये तुरंत अटैक करके निकालने लगेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला। तो इसी वजह से स्ट्रांग बेस नहीं लेते हैं, क्योंकि ये इनके निकलने का वेट नहीं करता है, तुरंत अटैक कर देता है, बहुत तेज से अटैक करने लगता है, बहुत बहुत आतुर रहता है रिएक्शन करने के लिए स्ट्रांग, इसी वजह से इसको लेते नहीं है। तो वीक बेस लेते हैं क्योंकि वो स्ट्रांग बेस क्या होता है, वो अलग प्रोडक्ट देने लगता है, एसएन की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो वीक हम लोग बेस लेते हैं ताकि एच निकले। नेक्स्ट जैसे कहेंगे कि सॉल्वेंट किस टाइप का होगा, भाई रिएक्शन लेने के लिए क्या होगा, सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। तो हमेशा सॉल्वेंट कैसा होगा, पोलर होगा और प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। देखिए पोलर क्यों लेते हैं, प्रोटिक क्यों लेते हैं। अब जैसे ये एक्स है, ये कह रहे हैं हम लोग निकल जा रहा है, कुछ लगा भी नहीं रहा है और कह रहे हैं निकल जा रहा है, और निकल करके क्या बना रहा है, कार्बोकेटाइन बना ले रहा है। ऐसे थोड़ी है, हमारा रिश्तेदार थोड़ी है कि एक्स कहेगा, हम कह दिए एक्स है बच्ची निकल जाओ तो निकल जाए, ऐसा थोड़ी है। ये पोलर सॉल्वेंट जो है ना, ये इस क्या करता है, अफेक्ट करता है इसके बॉन्ड को क्या करता है, कमजोर करता है। पोलर क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे Cl है, Br है, I, ये सब क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से Cl वगैरह की क्या है ज़्यादा, अगर यहाँ Cl है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इतर की तरफ शिफ्ट होगा, उसकी पोलरिटी, पोलर सॉल्वेंट आया, पोलरिटी की वजह से क्या होगा, ये पोलर यहाँ जनरेट होगा, ये माइनस ये प्लस, तुरंत ये क्या करेगा, अपना माइनस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके लेकर के निकल जाता है पोलरिटी। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, जैसे ये H प्लस, मतलब जैसे ये CH3 है, OH है, तो ये H प्लस क्या करे, यहाँ से रिमूव हो सके। प्रोटिक सॉल्वेंट के जो ये X निकलता है ना, इसको घेर कर रखे रखता है, जिसको बोलते हैं सॉल्वेट करना। ये X माइनस को क्या करता है, घेर करके रखे रहता है कि कहीं फिर से ये रिएक्शन करने के लिए चला ना जाए, X प्लस से जाकर के, ये प्लस बना है ना, कहीं ऐसा ना करे फिर से जाकर के जुड़ जाए। तो ये प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इनको क्या करते हैं, घेर करके रखे रहते हैं। तो इसलिए हमेशा जो सॉल्वेंट होता है वो कैसा होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको दिमाग में रखने हैं। चलिए एक रिएक्शन देखते हैं। और चलिए देखिए, मान लीजिए एक रिएक्शन इस तरीके का है, ठीक है। देखिए इस तरीके का है प्रोडक्ट। अगर हम कहें कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब जैसे ये निकालें यहाँ से, तो ये CH3 CH2 CH पे क्या आ गया, पॉजिटिव CH3। हम लोग कहें कि क्या चेक करें, कोई रीअरेंजमेंट का चांस है क्या, देखिए यहाँ जाएगा ना, कोई चांस नहीं, यहाँ भी जाएगा तो सेकंड डिग्री का ऑर्बिटल, यहाँ है तो भी सेकंड डिग्री का। अब क्या एक बात आती है कि क्या H तो ये भी है बीटा हाइड्रोजन, तो कौन सा H रिमूव होगा, दोनों रिमूव करके प्रोडक्ट बना लेते हैं। CH3 CH2, यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH CH3 ये बनेगा अगर इधर वाला निकलेगा, और अगर इधर वाला निकल रहा है तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा, इधर ये प्रोडक्ट बनेगा। अब कहेंगे कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा, तो ये हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये माइनर प्रोडक्ट क्यों बनता है भाई। देखिए जब इसकी बात करते हैं तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, कितने हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हायर होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। दूसरी चीज आप सेटजेफ रूल जानते हैं, तो सेटजेफ रूल कहते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर स्टेबल, ठीक है। तो यहां सेटजेफ रूल को फॉलो करते हुए क्या करेगा वो, ये इस वाला प्रोडक्ट को मेजर बनेगा दोनों, पर ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, स्टेबिलिटी की वजह से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है।
तो इस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन प्राइमरी यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद पहले कार्बोकैटायन बनेगा, फिर क्या पॉसिबिलिटीज है रीअरेंजमेंट की, वो पॉसिबिलिटीज को फॉलो करेगा, अगर है तो वो रीअरेंजमेंट की तरफ से जाएगा, नहीं है तो उस तरीके से क्या होगा, वीक बेस, यहाँ पे ये क्या है, वीक बेस रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा और हमें एल्कीन प्रोडक्ट मिल जाएगा। कोई कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे एक शिफ्टिंग वाला भी देख लेते हैं। देखिए अब क्या है कि यहां से क्या होगा, Cl रिमूव होगा, तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, यहां प्रोडक्ट CH2 है, ठीक है, मान लीजिए लिख देते हैं SO2। अब क्या होगा, देखिए ये यहां से शिफ्ट कर सकता है, देखिए ना यहां शिफ्टिंग हो सकती है ना, कार्बोकैटायन यहाँ अगर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो, हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो जाए, कार्बोकैटायन यहाँ आ जाए, कर सकता है नहीं कर सकता, शिफ्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो कर सकता है। कार्बोकैटायन यहाँ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए ये भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी रिमूव हो सकता है, ये भी रिमूव हो सकता है। तो अगर हम लोग इसको रिमूव कर रहे हैं, देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये भी हो या ये हो, दोनों बराबर ही है, तो ये इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, इसको लेंगे तो ये तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, और अगर इस वाले को लेते हैं तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ CH ये है, ये CH है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ क्या होगा, 2 CH2 है, ये भी क्या है CH2, तो एक 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ की बात कर लेते हैं, ये CH तो अल्फा हाइड्रोजन CH2 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो कौन ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये बात, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा ये शो किया तो स्टेबिलिटी भी इसकी क्या होगी। और देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट के मामले में तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो इसलिए हमेशा मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा इस रिएक्शन में, ये पड़ेगा, ये क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको स्टार्ट करना है, इवन रिएक्शन की बात अगर कर लें, आप बनाइए प्रोडक्ट, पहले क्या करें, एक्स को पॉसिबिलिटी देखेंगे, चाहे OH हो, चाहे Cl हो, Br हो, I हो, रिमूव करें, कार्बोकैटायन बने, फिर उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि क्या वो और स्टेबल गेन कर सकता है कार्बोकैटायन, अगर कर सकता है तो वो रीअरेंजमेंट की तरफ शिफ्ट होगा, नहीं कर सकता है तो एज सच रहेगा, और वीक बेस आएगा तो उसके बीटा पोजीशन से क्या करेगा, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा और हमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इवन रिएक्शन की बात। चलिए आज इवन रिएक्शन तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में E2 रिएक्शन और इवन CB रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, और आप लोग को इसमें जो कोई समस्या हो आप बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो बताते समय उस समस्या को क्लियर करके आगे चलेंगे। और अगर आप वीडियो को इंप्रूव करने के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।